अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग द माइंड। जो घोड़े हैं वो हमारी सेंसेस हैं, वो कहीं भी हमें ले जा सकती हैं, लेकिन उनका कंट्रोल किसके हाथ में है? कृष्ण के पास। कृष्ण इज दैट चेतना जिसके कंट्रोल में अगर हमारा जीवन रहे तो फिर कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। आज हमारे बीच में है शिखर अग्निहोत्री सर, द इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है द थियोसॉफिकल सोसाइटी के। विजिबल के बियॉन्ड बहुत इनविजिबल वर्ल्ड है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए हम लाइट है, उसको अगर हम पानी से गुजारें और वैक्यूम से गुजारें तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो यही होता है कि जब वो डिवाइन कॉन्शियसनेस अलग अलग प्लेन्स से गुजरती है तो एक बुक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो बुक अगर हमने नहीं पढ़ी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा फिर, और वो है हमारी आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। नमस्ते। आज हमारे बीच में है शिखर अग्निहोत्री सर। नमस्ते अलेख्या जी एंड योर व्यूअर्स। वंडरफुल। आप द इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है द थियोसॉफिकल सोसाइटी के, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। एंड हम बहुत कुछ डीप इंसाइट्स लेके जाएंगे। प्लेजर इज ऑल माइन। सो जो लोग नहीं जानते थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ये कब स्थापित हुआ, किसने स्थापना की, इसके मूल उद्देश्य और सिद्धांत क्या हैं, उसके बारे में। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक 150 साल पुरानी एक संस्था है और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 17 नवंबर 1875 में। और उसमें जो चीफ जो मुख्य उसके फाउंडर्स थे, वैसे तो करीब 16-17 लोग थे, बट उसमें जो मुख्य नाम आता है वो मैडम HP ब्लवास्की का, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट और एक विलियम क्यूआन जज थे। और उसका जो पर्पस था उस समय की, आप उस समय को इमेजिन करने की कोशिश करिए, 1875 19th सेंचुरी। तो दो मुख्य धाराएं चल रही थी विश्व में। जो धर्म था उसमें बहुत सारे अंधविश्वास आ गए थे, और सभी धर्मों में आ गए थे बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के। और दूसरी तरफ विज्ञान, मॉडर्न साइंस जो है वो इवॉल्व हो रहा था। तो उसकी वजह से लोग फिर ये समझने लगे कि यार, आई मीन देयर इज़ नथिंग मोर देन दिस फिजिकल वर्ल्ड। मटीरियलिज्म बढ़ रहा था। तो इन दोनों में ऐसे लोग जो सीकर्स होते हैं या जिनकी दिशा अध्यात्म की तरफ होती है, वो उनको फिर रास्ता नहीं मिलता। तो इन दो धाराओं को काउंटर करने के लिए, और इस पूरा जो एक सिस्टम है नेचर का, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या लॉज हैं, मैन, आई मीन ह्यूमन, गॉड और यूनिवर्स का इंटर रिलेशन क्या है, इसको बताने के लिए, शेयर करने के लिए सोसाइटी का गठन हुआ था। उसके उद्देश्य भी हैं कुछ, लेकिन उसका मूल जो उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व का एक न्यूक्लियस बनाना, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। और तो लोग सब कह सकते हैं कि भाई विश्व बंधुत्व तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई बहुत स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी की तो बात है नहीं, तो इसको क्यों मुख्य रखा। तो यही बात समझने की है कि विश्व बंधुत्व केवल इंटेलेक्चुअली कहना और उस विश्व बंधुत्व को रियलाइज करना, ये दैट इज इक्वलेंट टू व्हेन आदि शंकराचार्य सेज कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि सर्वम खलविदम ब्रह्म। दैट इज द लेवल ऑफ विश्व बंधुत्व। बट उसको इतने सिंपल शब्दों में ताकि लोग समझ सकें। और उस समय तरह तरह के भेद चल रहे थे, जातियों के, धर्म के, स्किन कलर के, ह्यूमंस वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। तो उस समय में ये सोसाइटी की स्थापना हुई। और ये भी एक काइंड ऑफ हिडन नियम है कि वो जो सिद्ध संघ है
महात्माओं का, एडेप्ट्स का, जो लोग इस ह्यूमन इवोल्यूशन को क्रॉस कर गए हैं, वो हर सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में कुछ इम्पल्स देते हैं, ओके, ताकि जो आगे आने वाली सेंचुरी है उसमें लोगों को कम से कम कुछ तो नया मिले, उस डायरेक्शन मिले, उसको डायरेक्ट करने के लिए. तो दैट्स वाई इट वाज फाउंडेड. एंड वहाँ से फिर उन्हीं महात्माओं की प्रेरणा से उन्होंने कहा कि अब आप भारत जाइए, वहाँ पे इसका वो बनाइए केंद्र, वहाँ से ये फिर और फैलेगा. तो फिर HP ब्लवास्की और कर्नल ऑलकॉट आए इंडिया. पहले बॉम्बे आए, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी जगह देखी लेकिन उन्होंने मतलब अपील नहीं की. देन समबडी इनवाइटेड देम टू चेन्नई, अडियार जहाँ पे है अभी. और वहाँ पे जैसे ही वो उस जगह गई तो HP ब्लवास्की के बारे में तो कहा जाता है कि शी वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद द मास्टर्स. तो उन्होंने कहा कर्नल ऑलकॉट को कि मास्टर वांट्स दिस परचेस्ड. तो वहाँ फिर अडियार जिसे हम लोग आज कहते हैं वो जगह हेडक्वार्टर बनी. एंड देन लेटर ऑन Annie Besant became the international president, and then it expanded more. wonderful. So that's how, I'm telling you in a very brief statements. और साथ ही उस विश्व बंधुत्व को जानने के लिए सेकेंड और थर्ड ऑब्जेक्टिव भी सोसाइटी ने बनाए कि भाई भेदभाव होता क्यों है, धर्म के नाम पे, कंडीशनिंग्स के आधार पे, साइंस और रिलीजन के आधार पे. तो उन्होंने कहा कि आप इन तीनों का तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान का अध्ययन करिए. ओके, तो दैट साइंस इज नॉट ऑपोजिट टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑपोजिट टू साइंस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. और उसी लाइन में आप स्वयं को जानिए, विच इज़ द अल्टीमेट, कि स्वयं को जान लिया तो सबको, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे. तो थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है टू इन्वेस्टिगेट हिडन लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो अज्ञात नियम हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, और पावर्स लेटेंट इन अ ह्यूमन बीइंग, कि हम मनुष्य के रूप में हमारे अंदर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं उनको हम अनवेल करें. लेकिन जस्ट आपके व्यूअर्स के लिए मैं जस्ट क्लैरिफिकेशन एक देना चाहूँगा, क्योंकि कई बार पावर्स शब्द से लोग समझ लेते हैं कि हमारे अंदर कोई साइकिक पावर्स हैं वो डेवलप करनी है. वो नहीं है. यहाँ उन पावर्स की बात हो रही है जो बहुत ही हाई लेवल की हैं, जिनको हम लोग बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसमें है प्रेम, अनकंडीशनल लव, कंपैशन और विजडम. ये वो पावर्स हैं जो आपको उस एकत्व को अनुभव कराती हैं. तो इसके साथ वो इन ऑब्जेक्ट्स को लोग मतलब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एंड दे ट्राई टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू इट. and that is what Theosophical Society is. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड फॉर योर व्यूअर्स, कि कुछ साल पहले, क्योंकि हमारे जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मिस्टर टिम बॉयड, उनके मतलब उनके इनिशिएटिव से जो हमारा जो एक पूरा एक बोर्ड है, तो उन्होंने एक मिशन स्टेटमेंट को भी क्रिएट किया. क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो थे, बट उसके अलावा जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी करती क्या है. तो आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए, लेकिन वो तो आपको अपने लिए कर रहे हैं कि भाई आप अपने को जान रहे हैं, ठीक है, लेटर ऑन यू विल हेल्प द वर्ल्ड. तो वो मिशन स्टेटमेंट है, वो बिगिन ही ऐसे होता है, इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व ह्यूमैनिटी बाय cultivating an ever deepening understanding and realization of ageless wisdom, spiritual self transformation and oneness of all life. Wow. तो अगर हम इस दिशा में जा भी रहे हैं तो अपने लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब अपने लिए जाते हैं तभी वो फिर अरे मुझे अभी कुछ हो नहीं रहा, अरे मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, या कल हुआ था आज नहीं हो रहा. All those things don't matter. आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, things will happen in their own sweet time. Wonderful. So yeah. Amazing. तो जो पहला ऑब्जेक्टिव आपने कहा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एंड दूसरा आपने कहा इन्वेस्टिगेट करना,
जानना, हाँ, नाप तोलना, गोइंग डीपर टू अंडरस्टैंड द रियल सेल्फ, वास्तविक स्वयं को जानना। तो थियोसॉफी के पर्सपेक्टिव से ये वास्तविक स्वयं, ये सेल्फ क्या है? थियोसॉफी में जो पढ़ा है मैंने वो अभी बता सकता हूँ, क्योंकि अभी अनुभव उसका नहीं है। तो क्योंकि हम सभी थियोसॉफी में कहते हैं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं कि उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो थियोसॉफी में पढ़ते हैं कि हम में से हर, उसमें एक शब्द आता है मोनैड, आपने भी शायद पढ़ा होगा। तो मोनैड बेसिकली एक यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस को कहा जाता है, जिसको जीव भी कहते हैं। वो नीचे आके उसको जीवात्मा भी कहते हैं। वो ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बल्ब है, जल रहा है, तो अब बल्ब पे एक कपड़ा डाल दीजिए और उस कपड़े में करीब बहुत सारे छेद कर दीजिए, तो क्या होगा? लाइट, वो जो लाइट है वो अलग अलग रेस के फॉर्म में निकलेगी। राइट। तो यहाँ से देखने पे लग रहा है वो रेज हैं अलग अलग, वो इसलिए क्योंकि उस पर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, बट एक्चुअली वो जो रेज हैं वही मोनैड हैं, विच आर सेम एट द सोर्स। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हमें वो डुअलिटी दिखती है। तो थियोसॉफी के हिसाब से वो मोनैड हम हैं, विच इज़ अ स्पार्क ऑफ डिवाइन फ्लेम। और वो मोनैड जस्ट लाइक डिविनिटी इज कम्प्लीटली डिवाइन। उसमें भी 3 एस्पेक्ट्स हैं, विल, विजडम, एक्टिविटी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वो कहते हैं ना कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो ईश्वर का स्वरूप भी ट्रिनिटी का है, तो वो स्वरूप हमारा भी है। तो वो तीनों स्वरूप हमारे इस 7 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे 7 शरीर कहे जाते हैं, तो उसमें आत्मा, बुद्धि, उच्च मनस की जो एक ट्रिनिटी है, वो उसी को रिफ्लेक्ट करती है। पर्पस क्या है इस पूरे लीला का या खेल का, जो कि अपने लेवल पे मोनैड इज अनकॉन्शियसली प्योर, बट वह जब वो नीचे उतरता है, तो मतलब इन्वोल्यूशन होता है, स्पिरिट मैटर में उतरती है, तो वो अनकॉन्शियसली इम्प्योर होता है, क्योंकि वो उसे पता ही नहीं सही गलत, मतलब तो एक्सपीरियंस लेना। फिर धीरे धीरे वनस्पति, पशु जगत और मनुष्य जगत में आते हैं। फिर मनुष्य जगत में भी खूब सारे जन्म होते हैं। धीरे धीरे वो सेंस ऑफ राइट रॉन्ग ये वो डेवलप होता है। देन इट बिकम्स ऑफ कॉन्शियसली इम्प्योर। तब उसे लगता है कि मैं यहाँ हूँ क्यों। तब स्टार्ट्स वर्किंग ऑन वन सेल्फ कि हु एम आई, एंड देन थ्रू ऑल द प्लेन्स देन स्पिरिट टेक्स ओवर मैटर एंड कॉन्शियसली प्योर एंड फुल अपनी ऐश्वर्य में, आई मीन देन दैट मोनैड कैन वर्क ऑन ऑल द प्लेन्स विथ फुल कैपेसिटी, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक तो जैसे बच्चे को आप स्कूल में डालें तो सीखते सीखते फिर आगे बढ़ता है। तो इस होल साइकिल का बेसिकली पर्पस ये अनुभव करके विकास करना है। एंड इसीलिए एक लेवल पे आप मोनैड भी हैं जो कि डिवाइन है, उसने अपना रिफ्लेक्शन छोड़ा नीचे जीवात्मा का, तो आप जीवात्मा भी हैं, तो आप बार बार जन्म लेने वाले भी हैं। और ये जीवात्मा भी उच्च लेवल तक ही है, उच्च मनस तक, तो वो अपना रिफ्लेक्शन नीचे छोड़ता है, जिसे हम अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय मिला के पर्सनैलिटी कहते हैं। उसको हम मैं कहते हैं कि मैं शिखर अग्निहोत्री हूँ और मैं ये हूँ और मैं मेल फीमेल और जो भी हैं। तो हम रिफ्लेक्शन के भी रिफ्लेक्शन को मैं अभी मान रहे हैं। तो थियोसॉफी वही, थियोसॉफी या मेरे ख्याल से कोई भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उस ट्रू सेल्फ को जानने का जर्नी है। वंडरफुल। लेकिन इसका यूज़ भी है पर्सनैलिटी का, क्योंकि इसी के माध्यम से एक्सपीरियंसेस जा रहे हैं। क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होंगे हम सीखेंगे नहीं। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें फिर इतने सारे जन्म लेने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली अपने स्व को, जिसे हम मोनैड कहें या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहें, वो जान पाते हैं कि वही अगेन कमिंग बैक टू अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो हम जान पाते हैं, हाँ, उसको जी पाते हैं, उसको जी पाते हैं हम, क्योंकि ये कहा गया है कि नोइंग द ब्रह्म मीन्स बीइंग द ब्रह्म। आप सामने रह के उसको नहीं जान सकते, क्योंकि आप वही हैं।
तो जब तक आप वही नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसको जान नहीं सकते। और इस पूरे चक्र में जो ऑब्स्टेकल भी नहीं, पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है, वो है आईनेस। तो जब तक मैं अपने आप को सेपरेट फील करता रहूँगा तब तक मैं वो नहीं कर सकता। तो जितने ये सब स्टडी है, मेडिटेशन है, सर्विस है, वो सब हमारे इस आईनेस को ख़त्म करने का एक टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। वंडरफुल। तो अल्टीमेटली जो हम उस मूल चेतना का जो एक अंश है मोनाड के तौर पर, वो पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट करके पहले अपने इस अपर माइंड, द हायर माइंड जिसे हम कहते हैं, उस एक जीवात्मा के स्तर पर, फिर जीवात्मा फिर इस शरीर में 7 प्लेन्स के थ्रू एक्सपीरियंस करती है। एंड वो अपने आप को एक पर्सनालिटी सेल्फ मानती है, मेरा व्यक्तिगत रूप जो अपने आप को मानती है। तो हम इस व्यक्तिगत रूप के बारे में और थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि कोशास इंडियन फिलॉसफी में है एंड पंचकोश ज्ञान हम उसे कहते हैं। तो ये प्लेन्स क्या हैं? क्या ये एक फिजिकल बॉडी का, क्या ये अलग अलग जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये हमारे बॉडीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं? व्हाट आर दीज बॉडीज? प्लेन्स और बॉडीज दो अवधारणाएं हैं। तो प्लेन्स ऑफ मतलब चेतना के लेवल्स को कहा गया, और उसका बड़ा मतलब वही मैं जब कहता हूँ कि थियोसॉफी का ज्ञान जो बड़ा वैज्ञानिक है, कि उसको इस तरीके से बताया गया है कि आपको बस लगता, अरे हाँ, आई मीन सो लॉजिकल, सो ऑब्वियस, कि मतलब पहले केवल एक ही प्लेन है, उसके कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलके एक छोटा एक और गोला, फिर उसके कुछ मिलके और एक छोटा 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 करते करते जिसको हम ये लेट्स से फिजिकल प्लेन कह रहे हैं। तो दिस इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द होल मैनिफेस्टेशन। एंड विजिबल के बियॉन्ड बहुत इनविजिबल वर्ल्ड है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विजिबल तो उसका बहुत एक छोटा सा अंश है, एक तरीके से कह सकते हैं, आई डोंट नो कि रियलिटी कि 1/7 हो सकता होगा क्योंकि जब सब कुछ 7 पे चल रहा है तो हो सकता है। तो ये प्लेन्स में अलग अलग डेंसिटी है। तो अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए हम लाइट है, तो उसको अगर हम पानी से गुजारें और वैक्यूम से गुजारें तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो यही होता है कि जब वो डिवाइन कॉन्शियसनेस अलग अलग प्लेन्स से गुजरती है तो अलग अलग प्लेन्स पे इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज। तो आत्मिक प्लेन पे वन लाइफ, बुद्धिक प्लेन पे वननेस, मेंटल प्लेन पे एब्स्ट्रैक्ट, लोअर मेंटल पे कॉन्क्रीट, एस्ट्रल पे डिज़ायर्स, इमोशंस, फिजिकल और अन्नमय और प्राणमय। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सब जो दर्शक हैं मुझे लगता है कि सब बहुत सेल्फ स्टडीड हैं, उनको ये सब शब्द से वो बहुत फेमिलियर होंगे। बट वील स्टिल गो थोड़ा इन ईच। तो और फिजिकल प्लेन पे सेंसेशंस में के फॉर्म में। नाउ अब इन्हीं प्लेन्स पे मोनैड को उतरना है, तो हर प्लेन के लिए उसको क्या चाहिए होगा? एक गाड़ी चाहिए होगी, व्हीकल, जिसको उपाधि कहते हैं हम लोग। तो हर प्लेन पे वो अपना एक एक एटम और उस लेटर ऑन उस एटम के चारों ओर उस लेवल का पदार्थ अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वो कलेक्ट होता जाता है, जिसको हम कोश कह देते हैं। कोश मतलब संचित किया हुआ कोश, ट्रेजर। तो परमानेंट एटम तो हमने मोनैड ने एक लिया हर प्लेन पे, और उसके चारों ओर ये मटेरियल जमा होने लगा, कोश होने लगे। तो वो हर प्लेन पे अलग अलग कोश बन गए। तो अब फिजिकल प्लेन पे हमें काम करना है तो हम अपनी फिजिकल बॉडी से कर रहे हैं, इसी पे हमें सर्दी, गर्मी, भूख ये सब लगता है। प्राणमय कोश है तो वो प्राण से चलता है, तो वो जो हमारी बॉडी को जो प्राण चाहिए सूर्य से, उसको वो एब्जॉर्ब करके और बॉडी में लाता है, और वही हमारे कनेक्ट करता है सूक्ष्म उपाधियों से। और ऐसे ही तो हर प्लेन पे काम करने के लिए हमें एक टूल मिला हुआ है, और वही अलग अलग कोश कह दिए गए हैं और या बॉडीज कह दी गई हैं। तो लेकिन वही है कि हम किसी के घर गेस्ट बन के गए हैं, अब उसी घर को अपना घर समझने लगे हैं
राइट। तो हमें ये समझना होगा कि हम गेस्ट हैं और हमें वापस भी जाना होगा, तो उसी डायरेक्शन में फिर आप काम करेंगे कि हम इस शरीर का क्या पर्पस है, इसकी भी उपयोगिता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम शरीर के प्रति केयरलेस हो जाएं, क्योंकि आपको ध्यान करना है, आपको स्टडी करनी है, आपको कुछ एक्सरसाइज या काम करना है, तो आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए। तो बॉडी को भी उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें करें, खाना पीना आहार विहार, एंड देन ईच बॉडी हैज़ इट्स ओन थिंग। तो हम उन बॉडीज़ के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो एक तो हमारा अन्नमय कोश आपने कहा, विच इज़ द फिजिकल बॉडी जिसमें सारे सेंसेशंस होते हैं। दूसरा आपने कहा प्राणमय शरीर। तो कोश यानी कि जो ये मूल चेतना एक अंश के तौर पर इस जीवात्मा इस शरीर के अंदर अनुभव कर रही है, सबसे पहले उसको डेंस मैटर में अन्नमय कोश, प्राणमय शरीर प्राणों के थ्रू चलता है। एंड व्हाट अबाउट द अदर्स? हाँ, उसके सूक्ष्म आप जाएंगे तो हमारी जिसको कहते हैं वासना शरीर या एस्ट्रल बॉडी या डिज़ायर बॉडी है। तो हमारे अंदर जो ये डिज़ायर्स हो रही हैं, अब मॉडर्न साइंस का तो मानना है कि ब्रेन के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड इन द ब्रेन बाय न्यूरोकेमिकल्स का इंटरएक्शन होता है, तो कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। बट दे ऑल्सो आर नॉट श्योर, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट हैव, उनके पास भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं वो। तो वहीं पे फिर ये मेटाफिजिक्स या स्पिरिचुअलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेन तो केवल एक रिसीवर है, उससे सूक्ष्म हमारी जो डिज़ायर्स पैदा हो रही हैं वो हमारे एस्ट्रल बॉडी में पैदा हो रही हैं। और आपने देखा होगा कई बार फोटोज़ में चारों ओर कुछ जिसको ऑरा कहते हैं या कुछ दिखाते हैं किसी किसी उसमें, तो वो ऑरा क्या होता है? वो बेसिकली हमारे ही सूक्ष्म शरीर का एक प्रकटीकरण है, एक्सप्रेशन है कंबाइंड, कि भाई जो हमारे थॉट्स और डिज़ायर्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम उस प्लेन का मैटर अपनी बॉडी में खींच लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनके कलर्स होंगे। उसका भी एक साइंस है पूरा, वो थॉट फॉर्म, थॉट पावर की बुक है, तो उसको पढ़ा जा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई दिव्य दृष्टा है व्यक्ति, तो वो देख के उसको पता लग जाएगा कि भाई ये व्यक्ति, वो हम हो सकता है हम शरीर से बहुत अच्छे ना, मतलब सो कॉल्ड सुंदर ना हो या वो हो, लेकिन हमारा जो इनर डेवलपमेंट है वो बहुत, जैसे जे कृष्णमूर्ति के साथ था, जब लेडबीटर जी ने उन्हें देखा बीच पे, तो ही वॉज लाइक अ वेरी मैल न्यूट्रिशियस चाइल्ड, मतलब बहुत ही, बट उनका जो ऑरा था वो प्योर वाइट, मतलब उसमें सेल्फिशनेस की कोई शेड भी नहीं थी। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। तो कमिंग बैक टू दैट कि ऐसे ही एस्ट्रल बॉडी में वाइब्रेशन होती हैं, तो वो वाइब्रेशन जो है वो फिर हमारे ब्रेन में आती है और उससे फिर हमें लगता है कि मुझे इच्छा हो रही है। ऐसे ही उससे भी सूक्ष्म है थॉट, देन थॉट passes through and comes through our brain and then we think I am thinking, लेकिन आ कहीं और से रहा है। तो ये इसी तरीके से, ये तो एस्ट्रल लोअर मेंटल, ऐसी हायर मेंटल है जिसको कॉजल, जहाँ पे कॉजल बॉडी रहती है, जिसको कहते हैं जो ही हमारे जन्म लेने का कॉज है, कारण है, क्योंकि उसमें सारे संस्कार हमारे स्टोर रहते हैं। क्योंकि ये मुझे लगता है की है डिफरेंस बिटवीन लोअर मेंटल और हायर मेंटल के बीच, वननेस एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल फॉर्म्स। मतलब कहते हैं ना, है तो एक चेतना वो, लेकिन वो एक्सप्रेस हो रही है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद की हजारों आंखों नाक कानों में, आप दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस इज गेटिंग एक्सप्रेस। तो ये जो डिफरेंस है, तो लोअर जो मेंटल लेवल होता है वो होता है कॉन्क्रीट यानी फॉर्म, और जो हायर मेंटल लेवल की चेतना है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। उसमें फॉर्म्स नहीं होते, उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अब कोई कहे कि ठीक है हमने ये पढ़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, तो अब उसको आप अगर अप्लाई करें कि आप कहें कि
मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन एक कॉन्सेप्ट है कि एक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है, और वो मोबाइल है, आपको एक जगह रुक के नहीं रहना है। ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन। लेकिन जैसे ही वो लोअर मेंटल के क्षेत्र में आया तो क्या हुआ, सैकड़ों कंपनियां हैं, उनके और सैकड़ों मॉडल्स हैं मोबाइल के। तो जो एक जो कॉन्सेप्ट था वो थाउजेंड्स एंड लैक्स में एक्सप्रेस हो गया, राइट। और वो हर जगह हो रहा है। वो चाहे आप बाइक ले लीजिए, कार ले लीजिए, डेफिनेशन एक है, लेकिन जैसे ही वो हायर मेंटल से लोअर मेंटल में आता है वो मल्टीपल फॉर्म्स ले लेता है। तो ये समझना आसान हो जाता है कि कैसे वो वन लाइफ आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। राइट। इसीलिए हायर मेंटल के भी जब ऊपर जाते हैं तो जो इंट्यूशनल लेवल है वो और भी ज़्यादा उसको वननेस की ओर ले जाता है। जैसे हायर मेंटल में भी अभी डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स हैं, इंट्यूशनल लेवल की चेतना है वननेस ऑफ लाइफ की। वहाँ पे आपको फिर उंगलियां नहीं दिखती हैं, आपको पूरा हाथ दिखता है। ओके। सो देयर इज़ नो 1 2 3 4 5 उंगलियां हैं, इट्स वन हैंड, वन पाम। और इसीलिए इंट्यूशन का इतना इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कि वो जो वननेस है वो वहीं से आएगी। और वही इज सिंबलाइज्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। जो महाभारत में जो आपने बहुत फेमस सीन देखा होगा ना, कि पोस्टर्स में रथ होता है, अर्जुन हैं और कृष्ण चला रहे हैं और अर्जुन पीछे हैं। तो एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका अगर सिंबॉलिकल मीनिंग देखें तो अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग द माइंड, जिसको डिप्रेशन होता है, जब मतलब एक कोई कठिन सिचुएशन आ गई तो ही फेल्ट विषाद। जो घोड़े हैं वो हमारी सेंसेस हैं, वो कहीं भी हमें ले जा सकती हैं, लेकिन उनका कंट्रोल किसके हाथ में है? कृष्ण के पास। तो कृष्ण इज दैट चेतना, द बुद्धिक चेतना, वही क्रिस्टोस भी है, क्राइस्ट चेतना भी वही है, जो जिसके कंट्रोल में अगर हमारा जीवन रहे तो फिर कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दैट चेतना जो सिचुएशन को देखती है वो पूरे समग्रता में देखती है। वो फ्रैगमेंट करके नहीं देखती कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, ये यहाँ, तो हर प्रॉब्लम के बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए जिसको मैनेजमेंट टर्म्स में कहते हैं ना कि लुक एट द बिगर पिक्चर या थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो इंट्यूशन के ही थ्रू होता है कि तब आप पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो उससे एक होलिस्टिक सॉल्यूशन ही निकल के आता है। वंडरफुल। तो ये जो 7 बॉडीज आपने बोला, यही हम हैं, राइट? हाँ। एंड हम यूजुअली अपने लोअर मेंटल बॉडी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम अपने फिजिकल बॉडी, हमारी एथरिक बॉडी, जैसे आपने कहा प्राणमय कोश, और हम अपने मनोमय कोश, हमारे एस्ट्रल बॉडी के थ्रू हम ज़्यादा काम करते हैं लोअर माइंड से। बट जब हम इन हायर माइंड से अपने हायर सेल्फ्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, देन ट्रूली हम अपने इस ओरिजिनल मोनाडिक सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो मूल चेतना हम है। तो दिस इज़ वेयर, जैसे आपने कहा, मेडिटेशन एंड स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एंड सेवा का बहुत महत्व रहता है। तो थियोसॉफी में स्वाध्याय के ऊपर एग्जैक्टली क्या बताया जाता है? स्वाध्याय तो पातंजलि योग सूत्र में भी बताया गया, सभी जगह बताया गया है। तो उसका एक और मीनिंग मुझे भी लगता है, बट जो हम लोग अभी जिसको करना चाहिए कि स्वाध्याय का मतलब कि केवल जैसे हमने कुछ रीडिंग नहीं, बट या हियरिंग भी नहीं, लिसनिंग जिसे कहते हैं, कि आप पूरे उसके साथ जो भी है, चाहे पढ़ें या सुने, लेकिन उसके बाद उस पर चिंतन मनन करें, जिसे कहते हैं ना श्रवण मनन निधिध्यासन। लेकिन उससे होता क्या है? क्योंकि अक्सर कई लोग पूछते हैं कि आप थियोसॉफी की जो मीटिंग्स होती है उसमें करते क्या हैं? तो हम लोग कहते हैं स्टडी करते हैं। तो स्टडी से क्या होता है? स्टडी से ये होता है,
अभी हम लोगों ने शरीरों की बात की, तो आपका ये जो अन्नमय कोश है ये किससे बनता है? अन्न से। क्योंकि हम लोग भोजन करते हैं, तो अगर आप तामसिक फूड लेंगे तो वैसा सेल्स बनेंगे, राजसिक लेंगे तो वैसा लेंगे, सात्विक करेंगे तो दिस अप्लाइज टू ऑल द अदर बॉडीज एज वेल। जिस तरीके की हमारी डिजायर्स होंगी उसी तरीके का मैटर हम अट्रैक्ट करेंगे ना अपने एस्ट्रल बॉडी में। राइट। अगर हमारी डिज़ायर्स बहुत एम्बिशियस और एक्साइटिंग और ये होंगी तो हम उसी तरीके के एलिमेंटल्स इनवाइट करेंगे। मेंटल प्लेन में भी जिस तरह के विचारों में हम रहेंगे उसी तरीके के मटेरियल हमारे मन मेंटल बॉडी में आने लगेगा। तो अब आप सोचिए कि हम एक स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, जो कि अक्सर नहीं आता, क्योंकि सारे ज़्यादातर जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो आप ऑब्ज़र्व करें वो बड़े पैराडॉक्सिकल होते हैं। जैसे ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो फिर भी पूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद या लाइट ऑन द पाथ में किल आउट एम्बिशन बट वर्क लाइक दोज हु आर एम्बिशियस। तो अब व्यक्ति कहेगा यार ये क्या, एक तरफ ये कह रहे हैं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं। तो उसका पर्पस होता है बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ टीचिंग, जिसको कहते हैं बाय प्रोवोकिंग परप्लेक्सिटी, कि व्यक्ति को उसके कंफर्ट जोन से निकालो, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती है। कंफर्ट जोन में केवल डिके होता है, ग्रोथ नहीं होती। तो अब मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? अरे वो ज़्यादा सीनियर हैं, उनसे पूछ लो जाके। नहीं करना है चैट जीपीटी नहीं करना है या किसी भी के पास जाके पूछना नहीं है, खुद उस पे लगे रहना है। जितना आपको टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा 10 दिन 1 महीना, जब तक आपको या जब तक आपको लगे कि आपने सारे अपने एफर्ट नहीं कर लिए हैं, तब तक किसी से मत पूछिए। उसमें होगा क्या, जब आप उस पर चिंतन कर रहे हैं लगातार और कंटिन्यूसली कर रहे हैं और आपके बैक ऑफ द माइंड में हर समय वो है, तो हो क्या रहा है कि आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, जो कि इन दिस केस इज़ अ वेरी हाई मतलब मेटाफिजिकल थिंकिंग। तो उसी तरीके का मैटर आपकी मेंटल बॉडी में आने लगेगा। वंडरफुल। और जो लोअर कोर्स मैटर है वो निकलने लगेगा। ठीक, और धीरे धीरे आपकी क्या होगा, मेंटल बॉडी प्योर होने लगेगी। हमें इसी को तो प्योरिटी कहते हैं कि फाइनर मैटर कम्स और कोर्सर गोज आउट। तो वो प्रोसेस हुआ। और ये भी होगा कि कुछ टाइम बाद अगर आपको नहीं हुआ पता कुछ, तो आप थकेंगे। तो थकने पर क्या करते हैं हम? रेस्ट करते हैं। राइट। तो ब्रेन, माइंड तो नहीं रेस्ट करेगा क्योंकि उसको तो थकान है नहीं, लेकिन आपका ब्रेन थक जाएगा। तो ब्रेन अब और ज़्यादा ले नहीं सकता, वो कंप्लीटली रेस्टफुल, कुछ नहीं। तो इस मोमेंट में होगा क्या, आप कंप्लीटली शांत हैं और प्योरीफाइड हैं। इस मोमेंट में जो बुद्धि है वो इमीडिएटली फ्लैश के ज़रिए आपको कभी ऐसा लगा होगा कि अरे हाँ आ गया समझ में। और ये तो हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू स्पिरिचुअलिटी। इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जो हुई हैं वो ऐसे हुई हैं। मेंडलीव का नाम सुना होगा आपने, पीरियोडिक टेबल। तो आपको मालूम होगा पीरियोडिक टेबल कैसे बनी? प्लीज टेल अस। मेंडलीव के पास सारे वो जो एलिमेंट्स थे वो बना के उन्होंने रख रखे थे, उनका एटॉमिक वेट, नेम और ये, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसको अरेंज कैसे करें। मतलब कुछ ऑर्डर होना चाहिए ना कि किस ऑर्डर में। तो सोचते रहे बहुत टाइम तक उनकी वो चलती रही, नहीं हुआ। तो ये मतलब और हो गए काफ़ी टाइम। किसी दिन वो हाथ में लिए या पास में वहीं सो गए। उनको आया सपना। सपने में उन्होंने देखा कि सारी की सारी जो वो चिट्ठी पत्री थी वो एक एक अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर में देखे। उन्होंने पूरा देखा, वो उठे, उन्होंने नोट कर लिया। उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। वंडरफुल। तो अब ये किसने आंसर दिया? मतलब क्लाउड सर्वर में सब कुछ है वहाँ से, लेकिन उसको डाउनलोड करने का जो माध्यम है वो क्योंकि वननेस है ना वहाँ पे हर चीज़ का आंसर है।
वहाँ पे इसीलिए कहते हैं ना, जो एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं उनके पास हर चीज़ का आंसर कैसे हो जाता है भाई, क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये हुए या आपके आइंस्टाइन हुए, उनको विजन आया था कि वो स्लेज करते हुए जा रहे हैं और उनकी स्पीड ऑफ लाइट से भी बढ़ गई है, तो ही सेज कि उनकी पूरी लाइफ वाज लाइक डिकोडिंग दिस ड्रीम और दिस विजन। और ऐसे बहुत से जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं वो हुई हैं। अब मॉडर्न साइंस के पास ये उनको एक्सप्लेन करने का, वो कह देते हैं कि भाई सबकॉन्शियस में था, वहाँ से आ गया, तो ठीक है भाई, उन्हीं को क्यों आया। तो वही काम हमारे ऊपर होता है। जैसे वो होते हैं ना कोअन्स, जैन बुद्धिज्म में कोअन्स, वो रिडल्स, राइट, उनका कोई और छोर नहीं होता है, तो उसका सॉल्यूशन माइंड से मिल ही नहीं सकता जब तक आप इंट्यूशन लेवल को टच नहीं कर लेते। और वो स्वाध्याय से इसलिए होता है कि उसने आपके माइंड को शांत कर दिया और क्लीन कर दिया। बट अगेन वो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ, अब फिर हम अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, फिर सब होता रहता है और धूल जमती रहती है माइंड पे। तो अगर हम उसको रेगुलर साफ नहीं कर रहे हैं तो वो जो हमारा कनेक्शन है वो आता जाता रहता है सिग्नल। तो बस इस तरीके से स्वाध्याय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और HP ब्लॉस्की ने तो ये भी लिखा है कि जितने मिनट आप पढ़ें उतने घंटे आप उस पर कम से कम चिंतन करें। लेकिन हम लोग एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं। राइट, तो वो कह रही बुक खत्म करनी है कि दौड़ में थे। राइट, तो अगर आपने 2 मिनट पढ़ा या तो 2 घंटे कम से कम उस पर चिंतन करिए। तब वो जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन और जो उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने इतने, वो एक्चुअली इंट्यूशन को डेवलप करने का एक टूल है, राइट, सीक्रेट डॉक्ट्रिन। उसमें आपको ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे और आपको 2+2 4 आंसर मिल जाएंगे। वो उसमें ब्लैंक्स छोड़े गए हैं इसीलिए कि जब साधक पढ़े, चिंतन मनन करे, तो उसको उसके कुछ क्लैरिफिकेशंस मिले। सर आपने चिंतन के बारे में बताया कि कॉन्टम्पलेट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि जो भी आपको उस ज्ञान से जो आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड आपको और क्लैरिटी चाहिए, आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो चिंतन करने की भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्या उसमें भी कुछ राइट वेज हैं जिससे हम अपने चित्त की शुद्धि कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो माइंड ही हमारे पास टूल है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि उसी को कई बार ध्यान कह देते हैं कि इस सूत्र पे ध्यान लगाओ। तो उस सूत्र पे ध्यान लगाने का मतलब है कि अब बस आपका सारा अटेंशन जो है वो उस सूत्र पे है। तो अगेन ये प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किया वो होगा। आज हमें वो सूत्र बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, फिर धीरे धीरे हम उसको थोड़ा जानने लगेंगे और हो सकता है एक दिन सडनली हमें वो सूत्र समझ में आ जाए या रियलाइज़ हो जाए। तो इसी जैसे महावाक्य होते हैं, तो महावाक्य बोल तो दिए गए लेकिन एक्चुअली दे आर द सूत्र फॉर कंटेम्पलेशन। हाँ, और वही उसका रास्ता, मतलब वे है, तरीका है कि हमें अपने हर समय अपना अटेंशन जो है उसको देना है। ऑफ कोर्स हर समय तो नहीं दे सकता कोई, बट इवन जब हम नहीं भी दे रहे हैं तो उसको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखे रहें। तो आप देखेंगे कई बार बड़े ही मिरेकुलस वे में या अनएक्सपेक्टेड वे में आंसर्स मिलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, तो वो कितनी कठिन तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दिया था। और वो जब कर रहे थे तो कहते हैं कि पीछे से एक पता नहीं बोट में जा रहे थे या जा रहे थे एक म्यूजिशियन और उनके पुत्र या शिष्य जो भी होंगे, तो वो उनको बता रहे थे गुरु शिष्य को कि भाई ये जो वीणा है इसके तार को, स्ट्रिंग को इतना भी मत नहीं कसा जाना चाहिए कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि उसमें से आवाज़ ही ना निकले। अब इनका और गौतम बुद्ध का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस बोला गया
ये गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध के सुनाई दिया, उनकी अपनी खोज चल रही थी। तो हाउ नेचर हेल्प्स, कि ये स्टेटमेंट उन्हें अपने पे बाहर से आया हुआ, लेकिन उन्हें बिल्कुल अपनी साधना पे लगा कि अरे मैं भी तो यही कर रहा हूँ। तब वहाँ से मिडिल पाथ आया कि ना दिस एक्सट्रीम नॉट दैट एक्सट्रीम, मिडिल पाथ। तो जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो हो सकता है कि हम बस में बैठे हैं, कहीं आपको कोई बिल बोर्ड दिखेगा, उस पर कुछ लिखा होगा, आपको अरे यही तो, हाँ मतलब इस, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कहाँ से किसके मुंह से किस किताब से क्या आंसर आपको मिल जाएगा, बट आप उस स्टेज में हैं कि नहीं उस आंसर को लेने के लिए। तो कंटिन्यूअस चिंतन का यही मतलब है प्रोसेस कि आप उसको हमेशा अपने माइंड में रखिए। वंडरफुल सर। एंड यहाँ आपने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कही कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जब आप एक राइट स्थिति में हैं, आप उसको रिसीव कर पाते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस में, स्वाध्याय की प्रैक्टिस में, सेवा की प्रैक्टिस में उनको ऐसे साइंस दिखते हैं। किसी को एंजल नंबर्स दिखते हैं, किसी को फेदर्स दिखते हैं। सो दे ऑल यूज इट एज डिफरेंट इंडिकेशंस कि यस योर मास्टर्स आर कम्युनिकेटिंग विथ मी, या मेरे ही प्रश्न का कुछ जवाब है। तो एक साधक के जर्नी पे कैसे हम डिसाइफर कर सकते हैं कि ये मेरा लोअर माइंड से आया हुआ ये कोई इल्यूजन या माया तो नहीं है, क्या ये रियली एक मेरे इंट्यूशनल प्लेन से, मास्टर से कम्युनिकेट किया गया एक मैसेज है मेरे लिए? हाँ, ये अक्सर होता है, और इसको व्यक्ति या साधक जो है वो खुद ही इसको उसकी जांच कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम अपने को तो बहुत जेनरसली जज करते हैं, दूसरों को बड़ा स्ट्रिक्टली जज करते हैं। तो खुद के प्रति आप अगर स्ट्रिक्ट हैं तो आप इजीली उसको मेक आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो भी चीज़ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, क्या उससे मेरे अंदर ये भावना पैदा हो रही है कि अरे वाह देखो मैं कितना स्पेशल हूँ, मुझे तो मास्टर का मैसेज आया है? या देखो मैं इतना इवॉल्व हो गया कि मुझे अब सूक्ष्म लेवल पे कांटेक्ट किया जा रहा है। क्या वो जो मैसेज आया है उससे क्या मेरे फ़ायदे के लिए है या उससे लार्जर गुड भी है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये व्यक्ति को खुद से ही आप पूछने पड़ेंगे कि क्या इससे कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल प्राइड तो नहीं बढ़ रही है, तो फिर इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। और अगर आपको लगा कि आपको मैसेज आया, और जैसे ये ब्लवास्की जी को आते थे कि भाई उन्हें और ब्लवास्की जी को जो चुना गया था, काफ़ी लोग कहते थे कि भाई उनमें काफ़ी सारी पर्सनैलिटी में उनके ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग कहते थे कि भाई इनको क्यों चुना मास्टर्स ने, इनको क्यों चुना। तो उन्होंने कहा कि उनमें जो एक क्वालिटी उनकी थी, सेल्फलेसनेस, प्योर हार्ट, कि वो अपने लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उतनी अगर हमारे अंदर क्लैरिटी है कि ठीक है हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो अल्टीमेट एम तो आई को कम करना है ना। तो अब अगर किसी भी चीज़ से आई बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें फिर हमें वी हैव टू क्वेश्चन इट। तो और इसीलिए मेरे ख्याल से जो रियली सीरियस लोग होते हैं या सिंसियर लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस देने का मतलब है आप में आगे या सबको बताना कि अरे देखो मुझे ये हुआ वो हुआ, इससे आपका ही अहंकार बढ़ता है। राइट। तो किसी को बल्कि होगा भी जो सीरियस है वो कभी किसी को बताएगा ही नहीं। ये मान लो उसका ये भी होने लगे कि उसने जो सोचा वो होने लगा। कुछ लोग होते हैं वो अरे अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो देखेगी जो भी है, बट दे विल नेवर टेल कि ऐसा है, क्योंकि अनवांटेड अटेंशन वो हमारी ईगो की हुई चाहिए, हायर सेल्फ को नहीं चाहिए। वंडरफुल। सो हाउ टू आइडेंटिफाई
कि ये मेरे ईगो सेल्फ से आ रहा है। अगर एक साधक अभी भी अपने आप को ये प्रश्न पूछ रहा है कि यस मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ही, इज द क्या वो मेट्रिक है या क्या वो टूल्स है जिससे एक साधक आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मेरी ईगो को बढ़ावा दे रहा है? मान लीजिए कोई कोई गुड आइडिया आया, ठीक है, वो हो सकता है हायर सेल्फ से आया, लेकिन हमारे लोअर सेल्फ के साथ मिलके वो करप्ट हो गया, ये भी हो सकता है। आया हो सकता है वो सही उससे हो, लेकिन हम अगेन उसको रिसीव करते ही हमारे, तो उस समय भी हमें ये जानते रहना होगा। दैट्स वाई दिस अवेयरनेस इज सो इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम, कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे क्या मेरे अंदर डिज़ायर फॉर रिकग्निशन है वो। और ऐसा नहीं है, कई बार मान लीजिए हो सकता है कोई बहुत ही सिंपल सा कोई कम्युनिकेशन हो और उससे लोगों का भला भी हो जाए, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत हायर सेल्फ से आया हो, वो आपका ही उसमें कुछ सेल्फिश मोटिव भी हो, लेकिन उससे भला काफ़ी लोगों का हो सकता है। जैसे थोड़ा सा डाइवर्जन है, जैसे मान लीजिए पार्क बनवाया किसी ने, तो पार्क दो लोगों ने बनवाया, एक ने इसलिए बनवाया कि भाई मुझे अगले इलेक्शन में खड़ा होना है तो मुझे वोट मिल जाएंगे, एक ने इसलिए बनवाया कि लोग यहाँ आएंगे, बच्चे खेलेंगे, फ्रेश एयर मिलेगी, इसलिए प्योर उसकी वजह से। तो पार्क तो बना, लोग बच्चे आए, खेले, सबको आनंद हुआ, तो आउटकम तो एक ही है, लेकिन इंटेंशन अलग हो गई, तो उसका कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग होंगे। मतलब नीयत चेंज होने पर वो डिफर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो आ रहा है उसको आप इस लेवल पे जांच सकते हैं कि पहली बात तो इसमें क्या लोक कल्याण का वो छुपा हुआ है क्या कुछ, या केवल मेरे लिए। क्योंकि वही चीज़ जैसे ब्लावास्की ने की, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मतलब इतनी बड़ी उन्होंने सोसाइटी खड़ी कर दी और कभी उन्होंने उसका कोई क्रेडिट कोई कुछ नहीं, वो तो हमेशा वो कहती नहीं मैं तो मास्टर्स की सर्विस कर रही हूँ। तो अगर हम उस सेवा भाव में हैं देन वी कैन मेक आउट वेरी इजीली। हाँ, और बीच बीच में ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिल्कुल स्थिर हो गए हैं उसमें, तो शेड्स आते हैं, बट इफ़ यू आर अवेयर यू कैन कैच इट। और तब आप जैसे आपको लग रहा है कि आपको काम मिला है और उससे रिकग्निशन आने वाला है आपके लिए, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो कॉन्शियसली वहाँ से हट जाते हैं। वो भी एक तरीका है टू चेक योर सेल्फ कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस तरीके से यही सब ट्रायल एरर्स एक्सपेरिमेंट से जांच सकते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। हमारे पीएमसी व्यूअर्स एंड हमारे पीएसएसएम का कम्युनिटी मेंबर सभी लोग गहन ध्यान अभ्यास करते ही हैं, हम सबको बताते हैं मेडिटेशन के बारे में, बट ये जो जर्नी आप बता रहे हैं ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अपने स्वयं को जानने के लिए, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड, व्हाट इज़ द बेस्ट वे? हम लोग बात कर रहे थे स्टडी की, स्वाध्याय की, और उसके बाद मेडिटेशन, बाद नहीं मतलब स्टडी मेडिटेशन सर्विस। तो मुझे कुछ मतलब जो लगता है उसमें कि जो स्वाध्याय है, जो स्टडी है, वही मेडिटेशन बन जाती है जब हम उसमें एक और बुक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जिसको मेरे ख्याल से सबको पढ़ना चाहिए, वो ऐड कर देते हैं। तो और वो बुक अगर हमने नहीं पढ़ी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा फिर, मतलब देयर इज़ बेसिकली वी कैन से नथिंग कि उसके पढ़े बिना कुछ नहीं हो सकता। और वो बुक मैं हमेशा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं शेयर करता हूँ कि वो बुक ऐसी है जो हम सबके पास है और उसको हमारे अलावा कोई पढ़ भी नहीं सकता, और वो है हमारी बुक ऑफ लाइफ। तो अभी तक तो हम बाहर किताब पढ़ रहे थे कि हमने कोई भी स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ा, अब हम जिसे कहते हैं ना सेल्फ स्टडी
स्टडी ऑफ द सेल्फ बाय द सेल्फ। तो वो फिर जब हम सेल्फ की स्टडी करने लगते हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं बुक ऑफ लाइफ, तो लाइफ है क्या? लाइफ है मूवमेंट ऑफ सेल्फ इन स्पेस एंड टाइम। यस। जब हम किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो भाई कि यहाँ पैदा हुए, ये किया और यहाँ उनकी डेथ हो गई। तो मोमेंट, ये उनकी सक्सेस थी, ये फेलियर्स थी और जो भी कुछ है, तो वी कॉल दैट लाइफ। तो बुक ऑफ लाइफ क्या हुई? मूवमेंट ऑफ सेल्फ। तो जब उसी मूवमेंट को हम पढ़ने लगते हैं या कोशिश करने लगते हैं, तो वही ध्यान मेरे समझने में है, जिसको ही आजकल के मॉडर्न टाइम्स में हम कह सकते हैं कि हार्टफुलनेस, माइंडफुलनेस या विपासना या बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। क्योंकि अल्टीमेटली लक्ष्य है स्वयं को जानना। तो स्वयं को हम, अभी हम लोगों ने बात की हम कौन हैं, तो हमारे इतने सारे शरीर हैं। तो स्वयं को जानने का मतलब हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, और बेस्ट स्टडी है कि हमारे सामने लाइव सब्जेक्ट है। तो आप लाइव स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले जो आपकी पकड़ में होगा। तो सबसे पहले हमारी पकड़ में फिजिकल है, तो आप फिजिकल से शुरू करिए। फिजिकल में आप कहेंगे फिजिकल में हम क्या, हम बायोलॉजी थोड़ी ली है या हमें डॉक्टर थोड़ी बनना है लेकिन यहाँ पे वो वाली पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं जो हम लोगों ने बात की थी, फिजिकल बॉडी हमें इस प्लेन में क्या बताती है? सेंसेशंस। तो हम अपनी बॉडी में होने वाले सर से लेके पाँव तक का पूरी बॉडी में जो भी सेंसेशंस होती हैं उनको हम स्टडी करना शुरू करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हर इमोशन या हर थॉट का कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी में कुछ होता है। तो अभी हमें जाना है वहाँ तक, लेकिन वो अभी हमारी वो बहुत सटल है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो हमने अपनी बॉडी को अध्ययन करना शुरू किया। आप कहेंगे अध्ययन मतलब कैसे अध्ययन? इसमें क्या भाई, सामने बुक होती है तो इजीली हमने पढ़ लिया। आप बॉडी में कैसे पढ़ें? तो किसी भी चीज़ को हमें पढ़ना होता है तो बेसिकली ये जानना होता है, तो हमें अपना अटेंशन ले जाना होता है उस ओर। तो अपनी बॉडी में हम अटेंशन स्टेप बाय स्टेप हर जगह ले जाएं पूरी बॉडी में, और उसको देखें, ऑब्जर्व करें क्या है। कहीं पेन है, कहीं स्ट्रेस है, कहीं तनाव है या कोई पुल है, जो भी है। एनी सेंसेशन इज़ अ सेंसेशन। कहीं खुजली हो रही है, वो भी एक सेंसेशन है। जैसे अभी आप, कई लोग होता है, जैसे मान ली कहीं इचिंग हुई तो एकदम से हो रहा है ऐसे ऐसे करके और हो गया, बट मत करिए, डोंट रिएक्ट। आप उस इचिंग को ऑब्जर्व करिए और आप करिए, आप देखेंगी कुछ क्षण बाद वो इचिंग बंद हो जाती है, क्योंकि वो भी एक कुछ संस्कार उसके थ्रू बॉडी पे सेंसेशन आ रही है। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो इमीडिएट रिएक्शन वाली जो आजकल हो गई है एक टेंडेंसी, उस पे सबसे पहले कंट्रोल होता है। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्शन वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग धीरे धीरे। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई इतना अटेंशन हमारे पास कहाँ से आए कि हम पूरे हेड से लेके पैर तक अटेंटिव होके कर लें। हमारा अटेंशन स्पैन ही 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, तो रील्स आजकल उतनी ही लंबी बनती हैं तो उसके लिए चाहिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बहुत सारी विधियाँ थियोसॉफिकल लिटरेचर में भी दी गई हैं, अभी आता हूँ मैं उस पर। लेकिन मेडिटेशन के लिए ये ही कहा गया है कि बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स। एंड HP ब्लावास्की ने एक डायग्राम ऑफ मेडिटेशन भी दिया है इस स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में सिंसियरली वर्क करना चाह रहे थे। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको भी लोग पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन आप किसी भी चीज़ पे चाहें कर सकते हैं। किसी ने ब्लावास्की से पूछा कि भाई किस पे करें, तो उनके हाथ में उस समय मैच बॉक्स था, उन्होंने कहा इस पे कंसंट्रेट करो। कंसंट्रेट में क्या है, आपने लैंप जला लिया, आपने कुछ ओम लिख लिया, या कहीं कुछ भी XYZ कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप
उस पे कंसंट्रेट करें या उसको इंक्लूड करें जो आपको आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करें। तो हमें बॉडी का अध्ययन करना है, राइट? तो हम बॉडी में ही ऐसी कोई चीज़ ढूंढें जो हमें हेल्प कर दे कंसंट्रेशन में। तो ऐसी चीज़ है हमारी ब्रेथ। तो आप पूरे अटेंशन को अपनी ब्रेथ पे लगाइए कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अटेंशन को। और होगा क्या उसमें, बार बार आपका मन भागेगा इधर उधर। तो कोई स्ट्रगल नहीं करना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है, केवल ये याद करना है कि मैं तो अपनी ब्रेथ पे अटेंशन कर रहा था, तुरंत इट विल कम बैक। फिर भागेगा, फिर लाइए, फिर भागेगा, फिर लाइए। वो चलता रहेगा जर्नी, वो स्ट्रगल चलेगा, बट स्लोली स्लोली ऑफ कोर्स इट विल become tamed। एंड देन जब वो हो जाए, देन उस concentrated और उस focused mind से then we go through the whole body। फिर जब बॉडी हो गई तो आप थोड़ा सा सांस पे तो आप लगे हुए थे, सांस इज़ वेरी कनेक्टेड टू योर इमोशंस एंड माइंड थॉट। तो धीरे से आप अपने अंदर चले जाएं कि वही जो हम बॉडी कर रहे थे, अब हम अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी रिएक्शन या जजमेंट के। देन इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले तो ये क्लियर होता है कि अब आप थॉट को देख पा रहे हैं तो मैं तो नहीं हूँ मतलब आप सामने देख रहे हैं, थॉट को आ रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब मैं तो थॉट तो नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ जो भी समथिंग एल्स, बट आई एम नॉट थॉट्स, आई एम नॉट डिज़ायर्स। तो वो धीरे धीरे आपको जो पर्सनैलिटी में चीज़ें बांधती हैं उनकी पकड़ कम होने लगती है। देन यू विल सी द रिजल्ट्स। और स्टडी मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो बेंचमार्क है या जो चेक करने का है कि क्या डेली लाइफ में आपको चेंज लग रहा है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई आपको भगवान दिख गए, कोई लाइट दिख गई, कोई कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपकी डेली लाइफ में, आपके रिएक्शंस में, आपके एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ में चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हो रहा है तो इसका मतलब वी आर गोइंग ओके। और फिर ऐसे ही यही यात्रा है। और अगेन इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल दो आते हैं, रेगुलरिटी का और एक इम्पेशेंस। रेगुलरिटी का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने पढ़ा और बॉडी क्लियर हुई या मेडिटेशन किया, बॉडी क्लियर हुई, तो आज हम तो 3 घंटे बैठ गए, फिर कल हमें कहीं मैरिज में जाना था, परसों छुट्टियां शुरू हो गई, वेकेशन पे चले गए, या फिर सडनली 1 हफ्ते बाद याद आया, अरे यार ध्यान तो किया ही नहीं। तो इतने दिन में होगा क्या, आपने जो मेहनत की थी, तो जो पुराना वाला मैटर था उसकी, चूंकि उसकी हैबिट पड़ी हुई है, तो वो पुनः वापस आ जाएगा और नए वाले को हटा देगा, तो आपने जो किया था वो ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, या जो भी अपना है उसको रेगुलर डेली करें। और दूसरी चीज़ है पेशेंस, धैर्य। कि अगर हमें कोई डिग्री भी चाहिए होती है किसी सब्जेक्ट में, हम 3 साल लगाते हैं, 5 साल लगाते हैं, और यहाँ हमें चाहिए कि हमने आज मेडिटेशन शुरू किया और हमें कुछ रिजल्ट चाहिए कि हम एनलाइटेंड हो गए या क्या हो गए। क्योंकि उस इतनी गहरी धारणाएं, कंडीशनिंग्स रहती हैं, वो जब तक सब निकल नहीं जाएंगी इसके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो इट वो कीप कमिंग बैक और वो चलता रहेगा। वंडरफुल। सो दैट विल ब्रिंग अस वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड। ये जो चक्र है हमारा, जिसमें हम इस शरीर में आते हैं, एक कैरेक्टर का, लाइफ का जीवन निभाते हैं और फिर से चले जाते हैं, ये साइकिल का एंड कब होता है? ये साइकिल का एंड तभी होगा, तो ये पूछना चाहिए साइकिल शुरू क्यों हुआ था। यस साइकिल शुरू हुआ था अनुभव लेने के लिए और अपनी को पूरे ऐश्वर्य में कि हम उस डिवाइन सत्ता के अंश हैं जानने के लिए। तो जिस दिन जान लेंगे उस दिन खत्म हो जाएगा लेकिन
जानने से पहले बहुत सारे हम गलतियां भी करते हैं। तो हम ऐसा जैसे हमने कोई बॉल दीवार पे फेंक दी और उतने बीच में हम जान गए कि हम ज्ञानी हो गए, तो बॉल तो पलट के आएगी ना। तो जितना अज्ञान में हमने किया धरा है, जो हमने कर्म बनाए हैं, तो जब तक उन कर्मों का क्षय नहीं हो जाता और नए कर्म हम बना नहीं रहे हैं, तब तक ये चक्र जो है वो चलता रहेगा। और वो उसका माध्यम यही है, स्टडी, मेडिटेशन, सर्विस, कि ध्यान के माध्यम से हम पुरानों को तो ख़त्म ही कर रहे हैं। अब जैसे आपने मुझे या किसी ने मान लीजिए मुझसे कुछ कहा और मुझे गुस्सा आ गया, तो अगेन व्हाट एम आई डूइंग विद दैट एंगर, कि मैं एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ या सप्रेस कर दे रहा हूँ, या मैं अवेयर हूँ उसके प्रति। तो अगर एक्सप्रेस कर दिया तो मैंने एक कर्म नया बना लिया, और फिर नेक्स्ट टाइम ही विल डू समथिंग एंड देन आई विल डू, वो चलता रहेगा। सप्रेस कर दिया तो वो भी सबकॉन्शियस में जाके एक और कंडीशनिंग बन जाएगा एंड लेटर ऑन इट विल कम। तो द ओनली वे लेफ्ट इज कि आप उसको प्रोसेस ऐसे करिए अवेयरनेस के थ्रू कि वो जो एनर्जी उठी थी वो निकल जाए, मतलब उसको, उससे आप आइडेंटिफाई ना करें। ये लेकिन हम सब कहते हैं ये मुश्किल होता है। ये तो किसी ने नहीं कहा कि एनलाइटनमेंट ईजी है। तो और इसीलिए इसमें इतने जन्मों की जो बात कही गई है, वो लगता है कि छोटे छोटे गुणों को डेवलप करने में जन्म लग जाते हैं। जैसे हम कहें कि हाँ हम सच बोलते हैं, लेकिन वो हमारी अभी की स्टेज है। हम सच बोलते हैं लेकिन अभी उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है शायद। अभी आप उस सच में कॉस्ट इन्वॉल्व कर दीजिए कि अगर आपने सच बोला, मतलब जैसे मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि अगर आपने सच बोला कोर्ट में तो आपका फैमिली मेंबर गया, तो क्या तब भी हम सच बोलने की हिम्मत रख पाएंगे? या क्योंकि अब कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई है। अभी तक तो हम सच बोल रहे थे, हाँ हम सोच रहे थे डे टू डे लाइफ में सच बोलना, यू नो, लेकिन जब कॉस्ट बढ़ती जाती है तो इसीलिए उसको कहा जाता है पारमिताएं। आपने शायद पढ़ा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में उसको कहता है पारमिताएं, परफेक्शंस। वो कुछ गुण होते हैं जिनको परफेक्ट करने के बाद ही बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो यानी अंदर से अंदर जितना भी शेड है, वो जब तक सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक ये एक्सरसाइज, ये लेसन, ये सब चलता रहेगा। God, seems a long lifetime. नॉट लाइफ टाइम, लाइफ टाइम्स। Yes. इसीलिए मुझे लगता है ये जो धैर्य है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस मार्ग पे, क्योंकि लोग लाइफ टाइम लगे रहते हैं लेकिन कोई किसी ना किसी वजह से प्रोग्रेस मान लो नहीं होती, तो उससे बहुत निराशा भी आ सकती है। लेकिन एक कहानी है इसमें कि दो साधक अपना मेडिटेट कर रहे थे थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो विष्णु जी की साधना कर रहे थे। तो नारद जी ने, मतलब नारद जी तो आप जानते हैं कि वो अपना मतलब क्रिएट करते रहते हैं सिचुएशंस। तो कुछ हुआ कि उन्होंने विष्णु जी से बात की, इसमें से कौन किसको प्राप्त होगा या नहीं। तो कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए और कुछ टेस्ट करिए या ठीक है। तो नारद जी गए, पहले एक के पास गए, तो प्रकट हुए तो वो अरे प्रसन्न हो गया वो साधक कि अरे देवर्षि नारद आए हैं और दर्शन दे दिए। तो बोले मुझे विष्णु जी ने भेजा है। बोले अरे वाह, तो मेरी साधना सफल हो गई, और कब दर्शन देंगे विष्णु जी? तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था वो पूरा फुल, जो मतलब फुल ब्लूम होता है ना, पीपल के पत्ते हरे हरे खूब हजारों लाखों जो होते हैं। तो उन्होंने कहा, विष्णु जी ने कहा है कि हाँ आपकी साधना आप करते रहिए, जितने पत्ते इस पीपल के पेड़ पे हैं उतने वर्ष बाद वो आपको दर्शन देंगे। अब उसने ऊपर देखा तो वो बेचारा डिप्रेस हो गया। तो उसने कहा अरे, उसने साधना छोड़ दी कि अब इतने टाइम तक। वो दूसरे के पास गए,
दूसरे को भी उन्होंने वही कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे वो भी बैठा था और उससे भी वही प्रश्न पूछा तो कि भाई कब देंगे, तो उन्होंने कहा इतने वर्षों बाद देंगे। उसने ऊपर देखा, बल नहीं, उसने शायद देखा भी नहीं, वो मतलब बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत नाचने गाने लगा। तो नारद जी ने कहा अरे यार, मतलब इतने सारे वर्षों बाद वो देंगे और तुम क्या नाच रहे हो गा रहे हो? तो बोले इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कन्फर्म तो हो गया ना कि दर्शन देंगे। और होता क्या है कि विष्णु जी तुरंत उसको दर्शन दे देते हैं। तो ये जो मतलब हमें अंदर ये भी ईगो का ही काम है कि मुझे जल्दी हो जाए, मुझे जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी भाई हम मटीरियलिस्टिक क्षेत्र में भागते हैं, रेस लगाते हैं कि जल्दी जल्दी कर लें, आगे निकल जाएं, वो कर लें, तो आदत तो वही बनी रहती है। तो जब इसमें आते हैं तो हमें लगता है कि अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इतने साल हो गए, कुछ तो ज्ञान मिल जाए, इसी जन्म में हम अरहत हो जाएं या कुछ एनलाइटेंड हो जाएं। बट उसमें फिर हो भी सकते हैं, किसी को कोई स्टॉप नहीं है, हुआ भी जा सकता है, ये भी थियोसॉफी कहती है। द ओनली थिंग लैकिंग इज आवर ओन विल या कन्विक्शन। अगर इतना कन्विक्शन है किसी में कि नहीं, उसके बिना कुछ नहीं, तो जैसे अभी मतलब स्टोरी में देखा, इट इज़ पॉसिबल। तो वो जो सारे नियम हैं कि इतने जन्मों में पहली दीक्षा, इतने जन्मों में दूसरी दीक्षा, वो फिर वो सारी दीक्षाएं एक जन्म में हो सकती हैं, एक महीने में हो सकती हैं, एक दिन में हो सकती हैं, देयर इज़ नो, बट उतनी फिर लगन होनी चाहिए या उतनी थर्स्ट होनी चाहिए कि अक्रॉस टाइम एंड स्पेस व्यक्ति, लेकिन वो भी कुछ पूर्व कर्मों की वजह से ही आती है। जो हमारी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है या जो प्यास है, वो भी हमारे द्वारा किए गए सर्विस के कार्यों से डेवलप होती है। तो इसीलिए तो सर्विस को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि भाई ठीक है, बाई फोर्स तुम डोनेट करो, ठीक है, कुछ तो करो। बुद्धा से कहा गया कि अपनी एसेंस दीजिए लेक्चर या टीचिंग्स का। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि डू गुड, डू नो इविल। सिंपल सी बात है वो, इसीलिए क्योंकि जब आप गुड करेंगे तो बेसिकली आप धीरे धीरे अपने लिए फ्यूचर के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी ऐड कर रहे हैं, और करते जाएंगे तो वही आपको फिर हेल्प करेगी। वंडरफुल, थैंक यू सर। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो फ्रेंड्स, ध्यान, स्वाध्याय और सेवा, निरंतर इसका अभ्यास, इसके ऊपर चिंतन करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वो चाह, वो इच्छा को बनाए रखे, वो डिज़ायर को, अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करते रहिए। यही लाइफ टाइम को हम सफल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए PMC हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।